नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये जो मुद्दा है लेटरल एंट्री का, वो आप न्यूज़ में देखते रहते होगे। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनका ये कहना होता है कि हमें सरकार क्यों नहीं प्रमोट कर रही है उस लेवल पर। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, पीसीएस की, उनका ये कहना है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो सरकार ऊपर से, बाहर से, प्राइवेट सेक्टर से क्यों लोगों को लेकर आ रही है। और इसी को देखते हुए आप देखोगे तो रिसेंटली यहाँ पर जो यूपीएससी है उसके द्वारा 30 सेंट्रल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ये होता क्या है, लेटरल एंट्री का मतलब क्या है, यहां पर किस बेसिस पर चुना जाता है और कितने समय के लिए चुना जाता है, क्या ये सही है कि गलत है, इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अचानक से ये न्यूज में क्यों आया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो यूपीएससी है जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उन्हीं के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है। उन्होंने इन्वाइट किया है एप्लीकेशंस को, और इसके अंदर देखिए क्या बोला गया है, फ्रॉम टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स। वो नागरिक जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं और उनके अंदर भारत को सर्व करने की इच्छा है और नेशन बिल्डिंग में वो अपना कुछ काम, अपना जो टैलेंट है उसको देना चाहते हैं। इसके लिए यूपीएससी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक तरह से आप कह सकते हो 3 पोस्ट का यहां पर रिलीज किया है। 3 पोस्ट किस चीज के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए, और 27 पोस्ट यहां पर डायरेक्टर लेवल के लिए यहां पर रिलीज किया गया है। तो टोटल 30 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जारी की गई है। और ये जो पूरी नौकरी होगी, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होगी। ऐसा नहीं है कि सपोज 40 साल की उम्र में कोई पर्सन आ गया और वो 60 साल तक बना रहेगा। कई लोगों को यह डाउट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए, लास्ट टाइम जब यह किया गया था तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इस बार बोला जा रहा है कि 3 साल से लेकर 5 साल तक ही यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वापस से वो जो पर्सन है वो उस लेवल से हट जाएगा और वापस वो अपने प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि इसके अंदर अनरिजर्व्ड है, मतलब कि यूजुअली अगर आप जितने भी अपॉइंटमेंट्स देखोगे सरकार के अंदर, तो वो नियम होता है इसके अंदर कि यहां पर आपको रिजर्वेशन रखना होगा एससीज के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए। लेकिन ये वाले जो 30 पोस्ट निकाले गए हैं, इसके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये लेटरल एंट्री होती क्या है, इसका मतलब क्या है कि सरकार में लेटरल एंट्री करना। तो देखो, लेटरल एंट्री का सिंपल अर्थ है कि आप जो नीचे का जो सबसे पहला एग्जाम होता है इसमें एंटर करने के लिए, सिविल सर्विसेज, जो ब्यूरोक्रेट जिसको हम कहते हैं, उसको बनने के लिए जो सबसे लोएस्ट लेवल पर आपको एग्जाम देना होता है यूपीएससी का, आपको वो दिए बगैर यहां पर आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। इसी को लेटरल एंट्री कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर नीति आयोग हो गया, उन्होंने जो 3 साल का एक्शन एजेंडा निकाला था। इसके अलावा यहां पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं, उनका जो गवर्नेंस के लेकर एक रिपोर्ट आया था 2017 में, सभी के द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था कि जो मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल है, अब ध्यान रखना, यहां पर लेटरल एंट्री के थ्रू किसी पर्सन को डीएम नहीं बनाया जा रहा है। डीएम क्या होता है, वो फील्ड लेवल का ऑफिसर होता है। जब आप सेक्रेटरीट में चले जाते हो, यहां पर हम एंट्री की किसकी बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीट लेवल पर बात कर रहे हैं, जहां पर पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं। डीएम क्या होता है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। तो यहां पर डीएम नहीं बनाया जा रहा है। तो बेसिकली जो मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पर होते हैं, जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, डायरेक्टर हो गए, उसके लिए यहां पर जब रिक्रूटमेंट किया जाता है तो बेसिकली हम भारत के अंदर उसको लेटरल एंट्री कहते हैं। अब आपके मन में सबसे पहला यहां पर एक सवाल आ रहा होगा कि जो अभी 30 लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 30 पोस्ट के लिए, जिसमें तीन ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो पोस्ट होगा और 27 डायरेक्टर लेवल के होंगे, तो ये रैंकिंग कैसे होती है। तो देखो, सबसे ऊपर की रैंकिंग किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो कौन होता है, सेक्रेटरी होता है, जो सबसे ऊपर की रैंक होता है। सेकंड नंबर पर रैंक आता है एडिशनल सेक्रेटरी का, और थर्ड नंबर पर जो रैंक है दोस्तों वो आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का। तो ये जो 3 लोग चुने जाएंगे इस पोस्ट के लिए, वो थर्ड रैंक पर होंगे, और जो 27 लोग चुने जाएंगे डायरेक्टर लेवल पर, वो आपका 4th रैंक पर होते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के जस्ट नीचे डायरेक्टर आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है वो डिपार्टमेंट को, एक तरह से एक मिनिस्ट्री है, सपोज यहां पर एचआरडी मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, कोई भी मिनिस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर में आपने देखा होगा कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी आपको अलग अलग विंग्स देखने को मिलते होंगे। तो कई बार या तो वो पूरा डिपार्टमेंट संभालेगा, या फिर हो सकता है एक पर्टिकुलर विंग उसको दे दिया जाएगा, वो उसको संभालेगा। तो ये रैंकिंग होती है। आई होप दिस इज
क्लियर। अब यहां पर देखते हैं कि सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्या कहती है कि हम लेटरल एंट्री क्यों करा रहे हैं। तो देखिए इसका जवाब आपको मिलेगा राज्यसभा के अंदर 4 जुलाई 2019 को जो हमारे डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह, उन्होंने यहां पर जवाब दिया। उन्होंने यह कहा कि यह कोई नई चीज नहीं हो रही है, समय समय पर यहां पर किसी स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए अगर हमें जरूरत पड़ता है तो लेटरल एंट्री हम कराते हैं। किसी पर्सन की हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है, उसके एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। फॉर सपोज मैं कहता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है हमारी, वहां पर हमें किसी एक्सपर्टाइज की जरूरत है, तो हो सकता है टीसीएस से, इंफोसिस से यहां पर डायरेक्टली किसी लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया जाए ताकि उनके एक्सपर्टाइज और नॉलेज को वो जो मिनिस्ट्री है उसको अच्छे से यूज कर सके। ये यहां पर जवाब दिया गया था। एक और क्वेश्चन आया था, उसको लेकर भी यहां पर बोला गया कि हमारा 2 मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए ये सारी चीजें आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर सरकार ने कहा कि हमारा 2 मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो यह है कि फ्रेश टैलेंट लाया जाए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नीचे चलते चलते प्रमोशन होते होते कई बार जो बाहर की कई सारी चीजें होती हैं उसके बारे में उतना पता नहीं चल पाता। तो जो फ्रेश टैलेंट है उसकी हम एंट्री ले सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा यहां पर मैं आपको बता दूं, मैन पावर का भी प्रॉब्लम है। अब इसमें कई लोग सवाल पूछेंगे कि जब मैन पावर का प्रॉब्लम है तो सरकार यहां पर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कराती है। ये भी बात सही है कि रिक्रूटमेंट ज्यादा कराना चाहिए, लेकिन इसका भी एक रीजन है जो कि मैं आपको बाद में आऊंगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अच्छे से। दूसरा यहां पर सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि हैज द गवर्नमेंट सो फार मेड एनी लेटरल एंट्री अपॉइंटमेंट। जी हां, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस बार का जो 30 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सेकेंड राउंड ऑफ सच रिक्रूटमेंट है। 2018 में भी मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के द्वारा करीब 10 पोजीशंस के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, अभी कितना है 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, लेकिन उस समय 10 पोजीशंस के लिए निकाला गया था और 40 पोजीशंस फॉर डायरेक्टर लेवल। और इसके लिए आप देख सकते हो करीब 6000 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। तो फाइनली यूपीएससी के द्वारा मेनली इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू के बेसिस पर जो सिलेक्शन है वो कर लिया जाता है। तो यूपीएससी ने जो भी प्रोसेस अपनाया उसके बाद फाइनली जाकर 2019 में 9 लोगों को यहां पर सेलेक्ट कर लिया गया और उन 9 लोगों को 9 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर पोस्ट कर दिया गया था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 7 लोग इस समय सर्विस के अंदर हैं और यहां पर जो 1% थे उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। करीब 7% इस समय 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि 1% ने पिछले साल रिजाइन कर दिया था, अरुण गोयल, और वो यहां पर प्राइवेट सेक्टर में वापस चले गए थे। तो ये पहले भी हो चुका है और ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये सेकेंड राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है लेटरल एंट्री के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर कंट्रोवर्सी क्या है, एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है दोस्तों, वो है आपका रिजर्वेशन का। कई सारे जो ग्रुप्स हैं, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 फरवरी को ये नोटिफिकेशन ट्वीट किया इसके बारे में कि लेटरल एंट्री हम कर रहे हैं 30 पोस्ट के लिए, वैसे ही आप देख सकते हो कि यहां पर जो एससी, एसटी और ओबीसी के अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किया कि आपने इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो बिहार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तेजस्वी यादव, उन्होंने ये कहा कि क्या यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसीजर फेल हो रहा है जिसकी वजह से हमें लेटरल एंट्री करानी पड़ी है, क्यों यहां पर जो रिजर्वेशन है उसको दरकिनार किया जा रहा है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसको यहां पर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि यहां पर सरकार अपने ही पर्संस को बैक डोर के थ्रू लाना चाहती है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और यह कहा कि जो बच्चे इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और जाकर इसमें सफलता प्राप्त करते हैं उनके लिए यह अन्याय है, ऐसा अखिलेश यादव का बयान आया था निर्मला सीतारमण जी के इस नोटिफिकेशन को लेकर। तो यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो कंट्रोवर्सी है रिजर्वेशन को लेकर, इसमें क्यों नहीं की गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं सरकार के अंदर, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी बेसिस पे क्यों ना हो, उसमें भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको मैं बताऊं 2018 में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें यह कहा था कि देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर ऑल टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स, अगर वो अपॉइंटमेंट 45 दिन से ज्यादा का है, मतलब किसी पर्सन को 45 डेज से ज्यादा के लिए सरकार रख रही है अपने अंदर, तो यहां पर उसमें रिजर्वेशन लागू होगा। तब आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो 3 साल के लिए सरकार यहां पर अपॉइंटमेंट दे रही है, तो इसके अंदर क्यों नहीं है ऐसा। तो इसका रीजन मैं अब आपको बताता हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली यहां पर जो रोस्टर है, जो नियम है, वो ये कहता है कि अगर आप 3
3 लोगों तक अगर अपॉइंटमेंट देते हो, अगर 3 लोगों तक रिक्रूटमेंट देते हो, ठीक है, तब वहां पर ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो अप्लाई ही नहीं की जाएगी। जी हाँ, नियम ये कहता है कि अगर आप 3 लोगों तक अपॉइंटमेंट रखते हो किसी मिनिस्ट्री में, कहीं पर भी सरकार के अंदर, तो वहां पर रिजर्वेशन फॉलो नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा कि इसमें तो सरकार 30 लोगों को रिक्रूटमेंट दे रही है, लेकिन सरकार ने यहां पर क्या किया है कि क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक पर्सन को रिक्रूट किया जा रहा है, तो इसको 30% का ग्रुप नहीं बोल रही है सरकार। सरकार इसको कह रही है कि ये 1 इंडिविजुअल है, इसके लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ये दूसरा इंडिविजुअल है। ऐसे करते करते 30 लोगों के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। और जैसा मैंने बताया कि अगर 3 तक का रिक्रूटमेंट है तो कोई भी यहां पर रिजर्वेशन फॉलो नहीं होगा। तो सरकार का यहां पर यही तर्क है कि ये 30 अलग अलग पर्संस हैं, इसलिए यहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब सपोज बाई चांस अगर रिजर्वेशन लागू होता तो यहां पर जो 9 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है पहले लेटरल एंट्री के थ्रू, उसमें 2 ओबीसीज आ जाते और 1 एससी आ जाते। इनफैक्ट इस बार जो 27 डायरेक्टर का पोस्ट निकाला गया है उसमें भी आप देख सकते हो कि करीब 7 लोग जो है ओबीसी से होते, 4 लोग एससी से होते, 1 पोस्ट यहां पर एसटी के लिए भी होता और 2 पोस्ट यहां पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का कैटेगरी ऐड हुआ है रिसेंटली 2 साल पहले, इनके लिए भी ये पोस्ट आ जाता। लेकिन इसके अंदर ये रिजर्वेशन लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार इसको इंडिविजुअल काउंट कर रही है। तो चलिए, ये जो पूरा चीज है ये तो अब हमने समझ लिया, लेकिन क्या ये सही है? लेटरल एंट्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो एक यहां पर सबसे बड़ी कमी हमें यह लगती है कि ज्यादातर स्पेशली भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो फेवरेटिज्म दिया जाता है यहां पर कि अपने ही पर्संस को यहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें अपॉइंट कर दी जाती हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ऑल्दो अगर आप देखो पूरा जो इतिहास रहा है हमारे देश का, स्पेशली 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से आपको क्लियर देखने को मिलेगा, काफी समय से सरकार जो है लेटरल एंट्री करती रहती है। वहां पर एडवर्टीजमेंट भी नहीं दिए जाते। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एग्जांपल आप ले लीजिए, वो भी तो लेटरल एंट्री के थ्रू आए थे। इसके अलावा बिमल जलान हो गए, विजय केलकर, मोंटेक अहलूवालिया, सभी ने बेहतरीन काम किया है गवर्नेंस को लेकर, गवर्नेंस को सुधारने को लेकर सभी ने काम किया है। तो वो भी तो लेटरल एंट्री के थ्रू आए थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो रूलिंग पार्टी है उसको आगे चलकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक इसमें खामी यह है कि यहां पर हो सकता है कि वो पर्सन रूलिंग पार्टी को कहीं सपोर्ट कर रहा हो, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज होती हैं, चाहे आप एयर इंडिया की आप बात करो तो आप देख सकते हो जो टाटा ग्रुप को हेड कर रहे थे रूजी मोदी, तो उनको 1993 में एयर इंडिया के लिए अपॉइंट किया गया था चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। इसके अलावा जो बीएसईएस है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके भी जो यहां पर चेयरमैन थे आरवी शाही, उनको पावर सेक्रेटरी बना दिया गया था 5 साल के लिए। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली जो लेटरल एंट्री है वो पहले भी किया जा चुका है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज होती हैं, जब स्पेसिफिक डोमेन का नॉलेज चाहिए होता है, तो अक्सर सरकार बाहर से लोगों को ले आती है। इनफैक्ट आप इस समय प्रेजेंट सरकार में भी आप देखो, अरविंद सुब्रमण्यन हो गए, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इन सबकी भी अपॉइंटमेंट तो किया गया था। नीति आयोग में आप देख सकते हो। तो अक्सर ये चीजें की जाती हैं। लेकिन इसके और भी कई कारण है लेटरल एंट्री के। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो आपका जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, सेकंड एआरसी जिसको कहते हैं, 2006 में करीब इसकी रिपोर्ट आई थी ना शायद, तो उस समय भी इन्होंने रेकमेंड किया था कि सीनियर पोजीशंस पर हमें यहां पर लाना चाहिए क्योंकि शॉर्टेज है। अब देखिए, शॉर्टेज क्या है कि जो मिडिल लेवल आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 साल से 25 साल तक का, उसके अंदर आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे शॉर्टेज कैसे हो गया? तो बेसिकली क्या हो रहा था, 1990s के समय जब एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए जा रहे थे, तो उस समय सरकार को लगा कि हमें आगे चलकर आईएएस ऑफिसर्स की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1990s की मैं बात कर रहा हूं। उस समय ऐसा लगा कि जब चीजें प्राइवेटाइजेशन और चीजों की तरफ चल रही हैं, तो यहां पर आईएएस ऑफिसर्स का उतना रोल नहीं रहेगा। लेकिन आगे चलकर क्या देखने को मिला कि जो आईएएस ऑफिसर का रोल है और ज्यादा हमें देखने को मिलता है। क्यों? जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गए, कई सारी जो चीजें हैं उसमें आईएएस ऑफिसर्स का रोल आता है। तो उस समय क्या हो रहा था कि सरकार सिर्फ 60 से 70 लोगों का ही रिक्रूटमेंट कर रही थी। सिर्फ 60 से 70 लोग आईएएस ऑफिसर्स बन रहे थे हर साल। और आज के डेट में कितने बन रहे हैं? हर बैच में से करीब 150 से 180 आप कह सकते हो एवरेज में आज के डेट में। लेकिन उस समय कम हो रहे थे। तो वो लोग प्रमोट होते होते जो सीनियर लेवल पर आते हैं, उनके अंदर आपको शॉर्टेज है। नीचे के लेवल पर तो चलो ठीक है, यहां पर भी इनफैक्ट डिमांड है बच्चों का कि और ज्यादा यहां रिक्रूटमेंट करना चाहिए, शॉर्टेज है। लेकिन ऊपर लेवल पर और शॉर्टेज देखने को मिलेगा। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से यहां पर सरकार
लेटरल एंट्री करती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, और इसकी खामी मैंने आपको एक ही बताया। देखिए कई लोग सोचेंगे कि लेटरल एंट्री करना ही नहीं चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है। देखो आप समझो कि यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है, मतलब आपको सिर्फ 3 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि 40 साल में हो गया तो 60 साल तक रिटायरमेंट तक वो पर्सन प्राइवेट सेक्टर से आया और वो बना रहेगा बिना एग्जाम पास किए। अगर कुछ उसकी नॉलेज अगर हम ले सकते हैं, गवर्नेंस में ला सकते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर शॉर्ट टर्म में किया जा सकता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट की संख्या एकदम अचानक से कम हो जाए। इस तरह की चीजें मैं भी फेवर नहीं करता हूं। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी और जो पूरा मुद्दा था लेटरल एंट्री को लेकर, आई होप कि आपको सभी कुछ इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, कब से स्टार्ट हुआ था, भारत में कब हुआ, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट मैंने दिया है। इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो इसका आंसर डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।